हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज कुछ सीखा जाए। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कंपनी को कैसे क्लोज़ कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी कंपनी लॉस मेकिंग है और आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी। आप जानेंगे क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने होते हैं for closure of a company. This is a knowledge sharing initiated by Secretarial Pro, and in this video we will see these topics. First of all, we will see what is the meaning of strike off, okay, and secondly we will see what are the preconditions before going for strike off or company closure. What should we have और क्या क्या उससे पहले हमें प्री कंडीशंस होनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर वॉलंटरीली एग्जिट। हम थर्ड नंबर पे देखेंगे क्या क्या हम प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगने वाले हैं कंपनी क्लोजिंग में, ओके। एंड लास्ट में हम एक एस्टिमेटेड फ़ीस देखेंगे कि क्या क्या फ़ीस आ सकती है, जिससे आपको रफली आइडिया हो जाएगा। वैसे तो फ़ीस जो है वो पेड अप कैपिटल पे डिपेंड करती है और जो स्टैम्प ड्यूटी है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, लेकिन हम एक एस्टिमेटेड फ़ीस आपको बता देंगे ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कंपनी क्लोजिंग में आपका कितना खर्चा आ सकता है। इसके साथ साथ हम इसके बाद देखेंगे कि कितना आपका टाइम लगेगा इसमें। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं मीनिंग से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्राइक ऑफ? इन वेरी सिंपल वर्ड्स, स्ट्राइक ऑफ मीन्स समथिंग हम जो काट देते हैं, जिसको स्ट्राइक कर देते हैं। इसका मतलब है कि जब भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रार जो होता है कंपनी का वो अपने बुक्स में एंट्री कर लेता है, जिसको हम ऑनलाइन मास्टर डाटा के थ्रू भी चेक करते हैं। उस रजिस्टर में वो एंट्री कर लेता है कि ये कंपनी इस डेट को इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, मेरे रिकॉर्ड में एंट्री हो चुकी है। अगर हमें कंपनी क्लोज़ करानी है तो हमें उसको स्ट्राइक ऑफ ही तो करवाना पड़ेगा। तो स्ट्राइक ऑफ करवाने को ही हम इस प्रोसीजर का नाम हम देते हैं स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रिकॉर्ड्स, ओके। स्ट्राइक ऑफ, वॉलंटरीली एग्जिट और कंपनी क्लोजर, दे आर द सेम थिंग्स, ओके। तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। कंपनी खुद से अप्लाई कर रही है तो ये भी स्ट्राइक ऑफ ही है। इसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती है हमें सेक्शन 248 के थ्रू अगर हम जाते हैं। ये वन ऑफ द वे है कंपनी क्लोज़ कराने का, जिसको हम फास्टेस्ट वे भी बोलते हैं कंपनी क्लोज़ कराने का, फास्ट ट्रैक एग्जिट भी बोलते हैं इस चीज़ को। तो एक होता है कि आप कोर्ट के थ्रू एग्जिट लो, वो एक सेपरेट प्रोसीजर है, उसमें आपका बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा उसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। ये जो मैं आपको प्रोसीजर बताने वाला हूँ ये सबसे सिंप्लीफाइड और इजी प्रोसेस है, जिसको आप आराम से फॉलो करते हुए कंपनी क्लोज़ करवा सकते हैं। इसमें लेकिन कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। अभी थोड़ी देर में हम प्री कंडीशंस पे भी बात करेंगे, क्या क्या प्री कंडीशंस हमें ध्यान रखनी है बिफोर गोइंग फॉर क्लोजर ऑफ ए कंपनी। तो सबसे पहले जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि किन किन ग्राउंड्स पे हम अप्लाई कर सकते हैं कंपनी क्लोजिंग के लिए। तो ये ग्राउंड्स ज़रूरी हैं। जी हाँ, सेक्शन 248 सबसेक्शन 1 में 4 ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिसमें आप जा सकते हैं कंपनी क्लोजिंग के लिए, ओके। तो क्या क्या है वो ग्राउंड्स? सबसे पहला तो है कंपनी ने अपना कमेंस नहीं किया बिजनेस, कंपनी रजिस्टर्ड तो हो गई पर बिज़नेस की शुरुआत नहीं हुई। बिज़नेस की शुरुआत नहीं हुई, ये आरओसी को कैसे पता चलेगा? तो आरओसी के पास कंपनी को एक फॉर्म फाइल करना होता है कमेंसमेंट का, जिसको बोला जाता है INC 20A। जो INC 20A फॉर्म है ये फाइल होता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो
जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कंपनी ने फॉर्म फाइल नहीं किया INC20A विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, सेकंड ग्राउंड जो है या फिर हम बोले रीज़न है कि कंपनी क्लोजिंग के लिए जा सकती है, उसमें आता है कंपनी 2 साल इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 2 साल में कोई बिजनेस नहीं है कंपनी का, बिल्कुल नील टर्नओवर है, तो उस केस में भी कंपनी क्लोजिंग के लिए जा सकती है। ये जो प्रोविज़न है ये अप्लाई नहीं होता है डोरमेंट कंपनी पे। तो डोरमेंट कंपनी वैसे तो एक सेपरेट टॉपिक है। डोरमेंट कंपनी की टर्नओवर 0 भी होती है तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। डोरमेंट कंपनी क्लोजिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है कि 2 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का टर्नओवर 0 होना चाहिए, तब वो अप्लाई कर सकती है वॉलेंटरीली एग्जिट के लिए। और मेजरली लोग इसी में ही अप्लाई करते हैं, 2 साल पिछले कंपनी का टर्नओवर 0 होना चाहिए, ठीक है। ये एक मेन पॉइंट है। और जो तीसरा पॉइंट हमारा आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें लिखा है कि कंपनियां बना तो लेते हैं लोग, पर जो प्रॉमिस करते हैं कंपनी बनाने के टाइम पे कि हाँ जी हाँ मैं 10,000 रुपये कंपनी को दूंगा या 50,000 रुपये कंपनी को दूंगा, जो पेड अप कैपिटल लगानी होती है जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको, वो पेड अप कैपिटल नहीं लगाते हैं, ठीक है। वो पेड अप कैपिटल नहीं देते हैं विद इन 6 मंथ, और कंपनी INC20A फाइल नहीं कर पाती है उस चक्कर में। तो जो पेड अप कैपिटल लगानी होती है उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन मनी, और जो लगा रहा होता है उसको बोलते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। अब सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम अपनी सब्सक्रिप्शन मनी टाइमली पे नहीं करते हैं, तो इस केस में भी आप कंपनी के क्लोज़र के लिए जा सकते हैं ROC के पास। तो कंपनी के क्लोज़र के लिए जा सकते हैं जब सब्सक्रिप्शन मनी नहीं आती है फ्रॉम द सब्सक्राइबर टू द MOA, ठीक है, विद इन 180 डेज और वी कैन से विद इन 6 मंथ, तो हम कंपनी के क्लोज़र के लिए जा सकते हैं। तो ये तो हो गई एक बात। अभी इसका जो लास्ट ग्राउंड है वो है कि कंपनी की कोई इंस्पेक्शन चल रही है या फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही है, उसमें ये पता चला कि कंपनी जो ऑपरेशन कर रही है वो इलीगल है या फिर अलाउड नहीं है इंडिया में, तो उस केस में भी ROC चाहे तो कंपनी को क्लोज कर सकता है। ये मेनली तो ROC के लिए पॉइंट है, ओके। तो मेजरली 3 ग्राउंड्स है कंपनी के लिए जाने के लिए। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो ये सेकंड नंबर का ग्राउंड है, जिसमें 2 साल से कंपनी का काम बिल्कुल 0 है, कंपनी की टर्नओवर बिल्कुल 0 है, कंपनी को बिजनेस ही नहीं कर रही है जी। तो उस केस में कंपनी अपने क्लोज़र के लिए अप्लाई कर सकती है। अगर बिजनेस कर रही है चलती कंपनी क्लोज़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, उसको क्लोज़ करवाने के लिए हमें कोर्ट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, NCLT जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। तो वो एक लंबा रूट है, एक टाइम कंज्यूमिंग रूट है और एक बहुत ही एक्सपेंसिव रूट है। तो इसमें आपका मेन जो क्राइटेरिया है वो ये है कि पिछले 2 साल में आपका कोई काम नहीं होना चाहिए, टर्नओवर 0, सेल 0, लायबिलिटी 0, एसेट 0, और आपकी जो बैंक है वो भी 0 एकदम। तो ये हो गया एक मेन जो हमारे ग्राउंड्स हैं फॉर द क्लोज़र, ओके। हम अगर बात करें कि क्लोजिंग के लिए जाने से पहले हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली मेजर 2 रिक्वायरमेंट होती है। पहला, कंपनी को अपनी सारी लायबिलिटी को ख़त्म करना है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटिंग्विश करना लायबिलिटी का। कंपनी जब भी क्लोज़र के लिए जा सकती है जब उसकी जो लायबिलिटी होती है वो पूरी तरह से नील हो जाए। सेकंड जो पॉइंट होता है उसमें कंपनी को अपने मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। मेंबर्स की अप्रूवल हम 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला कि 75% मेंबर्स पेड अप कैपिटल के बेस पे हम रिटर्न कंसेंट ले लें 75% मेंबर्स की। दूसरा, हम एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल ले लें, जिसमें हमें MGT 14 एक फॉर्म फाइल करना होता है
ओके, तो ये 2 तरीके हैं मेंबर्स की अप्रूवल लेने के, और कंपनी इसके बाद एप्लीकेशन फाइल कर सकती है आरओसी को फॉर द रिमूविंग ऑफ नेम फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ओके, तो ये फॉर्म फाइल हो सकता है, उसके बाद हमें 75% मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज़ हम ये फाइल नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया, मेजरली हमने डिस्कस किया कि हम किस किस ग्राउंड्स पे, किस किस रीज़न से हम कंपनी के वॉलंटरीली एग्ज़िट के लिए जा सकते हैं, और हमारे पास क्या क्या होना चाहिए जाने से पहले। ये तो हो गए 2 मेजर पॉइंट। वॉलंटरीली एग्ज़िट में जाने से पहले कंपनी को एक और चीज़ का ध्यान रखना है, कंपनी को अपनी एनुअल फाइलिंग करनी है, आरओसी एनुअल फाइलिंग। कब तक? जब तक वो बिज़नेस ऑपरेशनल था। जब बिज़नेस बंद हो गया उसके बाद की फाइलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब तक बिज़नेस चल रहा था, जिस फाइनेंशियल ईयर तक बिज़नेस चल रहा था, सपोज़ 19-20 तक बिज़नेस चल रहा था, 20-21 में बिज़नेस बंद हो गया, तो 19-20 तक की फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है, 20-21 के बाद की फाइलिंग आप मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 3 प्री कंडीशंस हम अगर बोले तो ये 3 मेन प्री कंडीशंस हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किन किन सिचुएशन में कंपनी अपने वॉलंटरीली एग्ज़िट के लिए नहीं जा सकती। हमारे जो कानून है वो बोलते हैं कि आप वॉलंटरी एग्ज़िट नहीं ले सकते, आप कंपनी बंद नहीं करवा सकते। किन केसेस में? सबसे पहला, पिछले 3 महीने में कंपनी ने अपना नाम चेंज किया हो तो आप नहीं करवा सकते, या फिर आपने पिछले 3 महीने में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया हो फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो भी आप कंपनी का क्लोज़र नहीं करवा सकते। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें तो पिछले 3 महीने में अगर कंपनी ने अपनी कोई भी एसेट्स या कोई भी राइट अगर सेल किया है या डिस्पोज किया है, तो आप उस केस में भी कंपनी का वॉलंटरीली एग्ज़िट नहीं ले सकते। आपको रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रिस्ट्रिक्शन की लिस्ट है कि किन किन केसेस में आप वॉलंटरीली एग्ज़िट के लिए नहीं जा सकते। तो इसमें एक और पॉइंट आता है, सपोज़ कंपनी के एक से ज़्यादा बिजनेस ऑपरेशंस हैं, एक बिजनेस में कोई टर्नओवर नहीं लेकिन दूसरा बिजनेस अभी ऑपरेशनल है, और सपोज़ कि वो बिज़नेस जो है वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस है, कंपनी को करना ही करना है, तो उस केस में भी कंपनी वॉलंटरीली एग्ज़िट के लिए नहीं जा सकती। एंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर कंपनी का कोई कंप्रोमाइज़ अरेंजमेंट की स्कीम अंडर प्रोसेस है या फिर चल रही है कोर्ट में, तो उस केस में भी आप वॉलंटरीली एग्ज़िट के लिए नहीं जा सकते। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंपनी अगर वाइंडिंग अप में है, कंपनी अगर डिसोल्यूशन हो रहा है कंपनी का, तो उस केस में भी आप वॉलंटरीली एग्ज़िट के लिए नहीं जा सकते। डिसोल्यूशन वाइंडिंग अप अभी आईबीसी में होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में 2016 में, तो आप उस केस में भी वॉलंटरीली एग्ज़िट के लिए नहीं जा सकते। तो इसके बाद जो पॉइंट है वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो एग्ज़िट ले ही नहीं सकते किसी भी हाल में। सबसे पहली लिस्टेड कंपनी जो होती हैं वो वॉलंटरी एग्ज़िट नहीं ले सकती, या फिर कोई लिस्टेड कंपनी थी जो जिसने नॉन कंप्लायंस किया और वो डीलिस्ट हो गई एज सेबी के प्लेटफॉर्म से, तो उस केस में भी वो वॉलंटरी एग्ज़िट नहीं ले सकती। तीसरी जो कंपनी होती है वो होती है वैनिसिंग कंपनियाँ, जिनका कोई अता पता ही नहीं है, जिनके डायरेक्टर नहीं मिल रहे, जिनका रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है, तो वो वैनिसिंग कंपनियाँ हैं, वो भी वॉलंटरीली एग्ज़िट के लिए नहीं जा सकती। कंपनी का इंस्पेक्शन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तब भी नहीं जा सकती वॉलंटरी एग्ज़िट के लिए। इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन किसी कोर्ट में चल रहा है तो भी नहीं जा सकती। ये जो भी कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है कंपनी की किसी भी एक्ट में, किसी भी सेक्शन में, कोई किसी भी कोर्ट में, तो वो वॉलंटरी एग्ज़िट के लिए नहीं जा सकती। ये पॉइंट यहाँ पे बताए हुए हैं। जैसे किसी का स्क्रूटनी चल रही है, इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, किसी का प्रोसिक्यूशन चल रहा है, किसी कंपनी की कंपाउंडिंग चल रही है तो भी नहीं जा सकती। किसी कंपनी ने कोई पब्लिक डिपॉजिट ले रखे हैं, जैसे कि कंपनी ने मनी बोरो की हुई है पब्लिक से, या फिर कंपनी ने लोन लिया हुआ है बैंकों से, तो उस केस में भी कंपनी वॉलंटरीली एग्ज़िट के लिए नहीं जा सकती गाइस। और कंपनी ने चार्ज क्रिएट कर रखा है अपनी एसेट्स पे, तो उस केस में भी कंपनी
वॉलंटरली एग्जिट के लिए नहीं जा सकती अगर उसने सेटिस्फाई नहीं करवाया अपने चार्ज। तो सपोज़ कंपनी ने कोई लोन लिया और उसने अपनी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट कर दिया, बैंक में सिक्योर्ड लोन लिया था, तो उस केस में कंपनी ने अपना लोन क्लोज तो करवा लिया पर कंपनी ने चार्ज क्लोज नहीं करवाया, तो वो वॉलंटरली एग्जिट के लिए नहीं जा सकती कंपनी। और कंपनी एक सेक्शन 8 कंपनी है या फिर सेक्शन 25 कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट 1956 में, जिसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो कंपनियां भी नहीं जा सकती वॉलंटरली एग्जिट के लिए। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में। तो प्रोसीजर जो होने वाला है और जो डॉक्यूमेंटेशन होने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक से होने वाले हैं। सबसे पहले अगर हमें कोई अप्रूवल चाहिए शेयर होल्डर से, तो पहले तो बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ेगी। तो पहले बोर्ड मीटिंग बुलाएंगे सेक्शन 173 में। तो बोर्ड मीटिंग बुला के बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा और उसमें हम एक नोटिस, जो ईजीएम का नोटिस है, वो अप्रूव करवाएंगे ताकि उसको सर्कुलेट किया जाए ईजीएम के लिए। तो ये जो प्रोसेस है सबसे पहले बोर्ड मीटिंग बुलाने का, ये उस केस में है जब हम मेंबर्स से स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू अप्रूवल ले रहे हैं। तो ईजीएम में हम क्या करेंगे, अप्रूवल लेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू, या फिर मैंने जैसा कि आपको बताया कंसेंट लेंगे 75% मेंबर्स से इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी क्लोज करने में, हम चाहते हैं कि कंपनी क्लोज हो जाए। इसके लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा MGT 14 स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए, लेकिन रिटर्न कंसेंट के लिए एज सच कोई फॉर्म नहीं रिक्वायर्ड है। अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट आई है उसमें हमें ये देखना है कि SRN मांग रहे हैं MGT 14 का, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा क्योंकि MGT 14 कहीं ना कहीं कंपलसरी कर दिया है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, पहले रिटर्न कंसेंट से भी काम हो जाता था। ये मैं आपको प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। क्या क्या फॉर्म हमें बनाने हैं, क्या क्या चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले तो हमें इंडेमनिटी बॉन्ड प्रिपेयर करना है, जिसमें जो भी डायरेक्टर हैं वो इंडेमनिटी बॉन्ड देंगे और एफिडेविट देंगे कि इस जो क्लोजिंग है इसमें कोई भी लायबिलिटी नहीं बची है अभी कंपनी पे, और इससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं होने वाला इस क्लोजिंग से। तो ये इंडेमनिटी बॉन्ड और एफिडेविट देंगे ताकि फ्यूचर में किसी को कोई अगर नुकसान होता है तो उससे भरपाई ये लोग कर सकें। और इसके साथ साथ एक ST के 8 फॉर्म भी बनता है। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, जिसमें वो सर्टिफाई करके देता है कि कंपनी के कोई भी लायबिलिटी नहीं है, कोई भी एसेट्स नहीं है, ठीक है। कंपनी एक जीरो कंपनी है, कंपनी का कोई टर्नओवर नहीं है पिछले 2 साल में, तो इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इसके साथ जब ये हमारे पास सब कुछ रेडी हो जाता है तो हमें एक फॉर्म फाइल करना होता है, एन एप्लीकेशन इन E-Form STK 2 विद ROC, ओके, अपने आप से फाइल करनी होती है। तो ये जो फॉर्म है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म है। इसमें हमारे रीज़न बताना होता है कि हम किस रीज़न से अप्लाई कर रहे हैं स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए, और उसमें MGT 14 का SRN जाता है। फिर उसके बाद सारे जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा अभी वो सब अटैच होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन, अप्रूवल, एफिडेविट, इंडेमनिटी बॉन्ड, ओके। तो ये सब चीज़ें होने के बाद रजिस्ट्रार क्या करेगा कि एक पब्लिक में नोटिस इशू करेगा और एक प्रिस्क्राइब मैनर में एक प्रोसीजर फॉलो होगा, रजिस्ट्रार अपनी तरफ से वो इनिशिएट करेगा। और उसके बाद जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कंपनी का जो नाम है वो स्ट्रक ऑफ हो जाएगा इन द रिकॉर्ड ऑफ द रजिस्ट्रार। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो, अगर फ्यूचर में कोई ऑब्जेक्शन आता है ROC से तो हमें उसको जस्टिफाई करना होता है, उसका रिप्लाई करना होता है और उसको क्वेरी को रिजॉल्व करना होता है, उसके बाद ही हमारा स्ट्राइक ऑफ होता है। तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट बनने वाले हैं, हमारे जो डॉक्यूमेंट बनेंगे वो CTC बनेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन का,
सबसे पहले हमारा बोर्ड रेजोल्यूशन का CTC बनेगा। EGM में हमें नोटिस और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बनानी है EGM की। CTC बनेगा स्पेशल रेजोल्यूशन का जो EGM में पास हुआ है, ठीक है। या फिर हम 75% की रिटर्न कंसेंट भी ले सकते हैं मेंबर्स की। इंडेमनिटी बॉन्ड और कम एफिडेविट बनेंगे, ठीक है, इस प्रोसेस में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अकाउंट स्टेटमेंट बनेगा। और कोई अगर सपोज़ कंपनी किसी ऐसे बिजनेस में है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी को उसकी सेपरेट है, तो उससे भी उसकी अप्रूवल चाहिए बिफोर क्लोजिंग, ओके। तो कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी कंपनी को रेगुलेट करती है तो उसकी भी हमें एक अप्रूवल चाहिए होगी क्लोजिंग से पहले। क्लोजिंग से पहले हमें उसकी भी अप्रूवल चाहिए होगी। तो अभी हम जान लेते हैं इसमें एस्टिमेटेड फ़ीस क्या आने वाली है। तो गाइस, एस्टिमेटेड फ़ीस की अगर मैं आपसे बात करूं तो लगभग जो गवर्नमेंट फ़ीस होती है वो तो फिक्स है, 10,000 पर एप्लीकेशन, ये हमारी गवर्नमेंट फ़ीस होती है पर कंपनी के लिए। स्टैम्प ड्यूटी जो होने वाली है वो दिल्ली की मैं अगर बात करूं तो 100 रुपये तो इंडेमनिटी बॉन्ड की और 10 रुपये के एफिडेविट चलता है पर डायरेक्टर, और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। तो मैंने तो दिल्ली के अकॉर्डिंग लिया है। आप जिस स्टेट में हैं आपका उस स्टेट के अकॉर्डिंग लगेगा। आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे आपकी स्टैम्प ड्यूटी क्या लगेगी। MGT 14 फाइल होना होता है, जिसकी अप्रोक्सीमेट फ़ीस जो आती है 600 रुपये के करीब आती है अगर आप टाइमली फ़ाइल कर रहे हैं तो। अगर आप लेट फाइल कर रहे हैं तो उसमें तो फ़ीस बढ़ती जाएगी, उसकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा। और जो प्रोफेशनल फ़ीस होती है वो वेरी करती है वैसे तो, पर 10,000 पर एप्लीकेशन नॉर्मली ली जाती है फ़ीस इसकी। और जो टोटल फ़ीस होती है वो है 20,820, यह आपकी अप्रोक्सीमेट फ़ीस है। तो आप ये जो फ़ीस है ये अप्रोक्सीमेट फ़ीस है एक कंपनी बंद करने की। इसलिए कहते हैं कंपनी खुल तो जाती है आराम से, पर बंद करने के लिए बहुत खर्चा होता है। तो ये मेन पॉइंट है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद जो टाइम इन्वॉल्व होता है वो जैसा कि मैंने आपको बताया था, टाइम अभी जो करंट सिचुएशन है इसमें आपका 1 से 2 साल लग जाता है टाइम। अभी जो CPAS इस्टेब्लिश हुआ है, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने जो ये सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट इस्टेब्लिश किया है मानेसर में, इसमें स्पीड अप हुआ है प्रोसेस। अभी देखते हैं कब ये अभी शुरू ही हुआ है, अभी देखते हैं इसमें कितना प्रोसेस लगेगा। अभी 6 महीने का टाइम बोला जा रहा है कि 6 महीने लगेंगे इस प्रोसेस में। तो अभी चेक करते हैं, अभी तो ये इनिशियल स्टेजेस पे ही है। तो गाइस, इसी के साथ मैं इस वीडियो को रैप अप करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू इन्जॉय दिस वीडियो। अगर आपको इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने प्रोफेशनल कलीग्स के साथ, जो ये नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव में हेल्प करेगा हमारी। तो ये एक हमने बेसिक सा वीडियो बनाया है। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए इस क्लोजर से रिलेटेड, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, या हमें मेल भी कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।